प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा BA द्वितीय वर्ष विषय राजनीति विज्ञान प्रश्न पत्र प्रथम प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं के अंतर्गत आज की हमारे अध्ययन का विषय है स्विट्जरलैंड की संघीय व्यवस्था। यानी स्विट्जरलैंड में वहाँ का संविधान पढ़ने के बाद, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था का अवलोकन करने के बाद हमें ये पता चलता है कि वहाँ संघात्मक शासन है, फेडरल सिस्टम है। लेकिन वहाँ की संघात्मक व्यवस्था है कैसी, सिद्धांत में कैसी है, व्यवहार में कैसी है, या वो कौन कौन सी तत्व हैं जो ये तय करते हैं कि वहाँ संघात्मक या संघीय व्यवस्था विद्यमान है। तो आज इस बिंदु पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। पहला दो बिंदु होंगे आज की चर्चा के। एक तो वो कौन कौन से तत्व हैं जो स्विट्जरलैंड की राजनीतिक व्यवस्था में पाए जाते हैं, उनसे पता चल जाता है कि वह संघात्मक व्यवस्था है। दूसरा, वहाँ सिद्धांत में क्या व्यवस्था है, संविधान में क्या लिखा है और उसके क्या निहितार्थ हैं, क्या अर्थ हो सकते हैं। तो पहला, स्विट्जरलैंड एक परिसंघ या राज्य मंडल नहीं वरना एक संघ राज्य है। जब हम स्विट्जरलैंड के संविधान को पढ़ते हैं तो अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है, स्विस राज्य मंडल 23 संप्रभुत्व संपन्न कैंटनों की जनता से मिलकर बना है। यानी स्विस राज्य मंडल शब्द काम में आ रहा है। कैंटन कितने हैं? 23 हैं। कैसे हैं? संप्रभुत्व संपन्न है। जैसे अपने भारत में संघ की इकाइयों को राज्य कहा जाता है, वैसे ही स्विट्जरलैंड में जो वहाँ की संघात्मक व्यवस्था की इकाइयां हैं, प्रांत हैं, उनको कैंटन कहा जाता है। अमेरिका और भारत में इनको राज्य कहा जाता है, स्विट्जरलैंड में इनको कैंटन कहा जाता है। ये कैंटन वहाँ के संविधान की भाषा में संप्रभुत्व संपन्न लिखे हुए हैं। यानी उनके पास ऐसी प्रभुत्व शक्ति है कि वो अपने लिए वो कानून और प्रक्रिया संपन्न कर सकते हैं, इसी किसी देश को जरूरत नहीं होती। एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश जैसे नजर आते हैं, ऐसा वहाँ की भाषा में लिखा हुआ है। तो इस अनुच्छेद के आधार पर कुछ विद्वान ये मानते हैं कि स्विट्जरलैंड एक संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश नहीं होकर के एक राज्य मंडल की व्यवस्था वाला देश है। क्यों? वो दो कारण देते हैं कि ये स्विट्जरलैंड राज्यों को संप्रभुता संपन्न बताया गया है। यानी अनुच्छेद 2 में वहाँ के प्रांतों को, वहाँ के राज्यों को, वहाँ के कैंटनों को संप्रभुता संपन्न बताया गया है। दूसरा, ये जो संविधान या व्यवस्था जो स्विट्जरलैंड में विद्यमान है वो 1848 के एक संधि या समझौते पर आधारित व्यवस्था नजर आती है। तो जहाँ संधि और समझौता होता है वहाँ संघात्मक व्यवस्था नहीं होकर एक राज्य मंडल अस्तित्व में आता है, जहाँ विभिन्न संप्रभुत्व संपन्न राज्य मिलकर के एक संधि और समझौते द्वारा एक ढीला ढाला संगठन या राज्य मंडल बनाते हैं। तो उस राज्य मंडल से जुड़े हुए संप्रभुत्व संपन्न राज्यों या देशों को उस राज्य मंडल से अलग होने का भी अधिकार होता है। लेकिन अब हम स्विट्जरलैंड की दृष्टि से देखें तो ये एक सिद्धांतिक व्यवस्था मात्र है। व्यवहार में दूसरे प्रकार की व्यवस्था वहाँ देखने को मिलती है और उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि स्विट्जरलैंड में सिद्धांतिक रूप से या औपचारिक रूप से या बाह्य दृष्टि से ही हमें यह लगता है कि एक राज्य मंडल है, वास्तव में ये संघ राज्य है, फेडरल स्टेट है। इसके लिए भी बहुत सारे कारण उत्तरदायी हैं। राज्य मंडल के विपरीत ये देखें तो स्विस संघ राज्य में केंद्रीय सत्ता पर्याप्त शक्तिशाली है तथा कैंटनों या प्रांतों को संघ से अलग होने का अधिकार वहां नहीं है। इस लाइन के आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वहां एक संघ राज्य है, फेडरल सिस्टम है। दूसरा, स्विस संविधान के संघवादी तत्व है। यानी स्विट्जरलैंड के संविधान और राजनीतिक व्यवस्था में वो कौन कौन सी तत्व हैं जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वहां संघीय व्यवस्था है, फेडरल सिस्टम है। पहला, लिखित और कठोर संविधान। स्विट्जरलैंड का संविधान लिखित है। पहले का संविधान भी लिखित था और जो 1998 में बना और 1999 में लागू हुआ वह संविधान में लिखित रूप में विद्यमान है। संविधान का स्वरूप पूर्णतः लिखित है। दूसरा, संविधान कठोर है, कठोर संविधान की श्रेणी में आता है। यानी संविधान में संशोधन
या परिवर्तन करने के लिए न तो अकेली संघ सरकार परिवर्तन कर सकती है, न अकेले प्रांतीय सरकार संशोधन कर सकती है। दोनों मिलकर के संशोधन कर सकते हैं और संशोधन के लिए भी विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया से संशोधन स्विस संविधान में नहीं किया जा सकता। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि संघीय व्यवस्था का पहला तत्व है लिखित और कठोर संविधान है, वो स्विस राजनीतिक व्यवस्था में पाया जाता है। दूसरा, शक्तियों का विभाजन, यानी संघात्मक व्यवस्था में ये होता है कि संविधान के द्वारा ही शक्तियों का विभाजन संघ सरकार और प्रांतों या राज्यों या कैंटनों की सरकारों के बीच कर दिया जाए। यह विशेषता भी स्विस संविधान में पाई जाती है। वहां गणना और अवशेष के संविधान द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया है। वहां संघीय सरकार की शक्तियों को बतला दिया गया है और शेष बची हुई शक्तियां हैं वो प्रांतों या राज्यों या कैंटनों को सौंप दी गई हैं। तीसरा, न्यायपालिका की सर्वोच्चता। स्विस संविधान वहां न्यायपालिका की सर्वोच्चता स्थापित करता है। संघीय सरकार और विभिन्न कैंटनों के बीच में कोई विवाद होता है तो उनकी सुनवाई संघीय सर्वोच्च न्यायालय में की जाएगी, या दो से अधिक कैंटनों या राज्यों के बीच में कोई विवाद होता है तो उनकी सुनवाई भी संघीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी, उसका निर्णय अंतिम होगा। ये व्यवस्था स्विट्जरलैंड के संविधान के अनुच्छेद 189 की उपधारा 2 में की गई है। चौथा, उच्च सदन में इकाइयों या प्रांतों का समान प्रतिनिधित्व है। यह विशेषता भी संघात्मक व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। स्विस संविधान द्वारा वहां की जो संघीय व्यवस्थापिका का दूसरा सदन है सीनेट, उसमें सभी कैंटनों को, जो पूर्ण कैंटन है उनको सीनेट में 2 सदस्य भेजने का, जो अर्ध कैंटन है उसको 1 सदस्य भेजने का अधिकार दिया गया है। हम यूं कह सकते हैं कि जनसंख्या या क्षेत्रफल को ध्यान में न रखते हुए जो व्यवस्थापिका का द्वितीय सदन है उसमें सभी कैंटनों को समान प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है। संविधान संशोधन संबंधी कार्य में इकाइयों या प्रांतों को शक्तियां हैं, यानी संविधान संशोधन संबंधी जो महत्वपूर्ण कार्य है उसको न तो अकेले संघ सरकार या संघीय व्यवस्थापिका परिवर्तित कर सकती है, न अकेले कैंटनों या इकाइयों की व्यवस्थापिकाएं परिवर्तित कर सकती है। दोनों का सामूहिक योगदान होगा तभी जाकर के संविधान में संशोधन और परिवर्तन हो पाएगा, अन्यथा ऐसा परिवर्तन संशोधन नहीं हो सकता। छठा, तिहरी नागरिकता की व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था वाले राज्यों में सामान्यतः ये देखने को मिलता है कि दोहरी नागरिकता पाई जाती है। एक, संघ राज्य की नागरिकता, संपूर्ण देश की नागरिकता, दूसरी संबंधित प्रांत या राज्य या इकाई या कैंटन की नागरिकता। लेकिन स्विस राजनीतिक व्यवस्था में तो और भी उसे आगे बढ़ के तिहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है। एक तो स्विस संघ राज्य की नागरिकता है, दूसरी कैंटन या वहां की प्रांत या राज्य या इकाइयां हैं उनकी नागरिकता है, और तीसरी जो म्यूनिसिपैलिटी या नगर निकाय क्षेत्र होते हैं उनकी नागरिकता है। तो 3 प्रकार की नागरिकता की व्यवस्था स्विस संविधान द्वारा वहां की गई है अनुच्छेद 37 के द्वारा। तो हम यूं कह सकते हैं कि सिद्धांतिक रूप से चाहे स्विस राजनीतिक व्यवस्था कैसी भी नजर आए, लेकिन व्यवहार में जो एक आदर्श संघात्मक व्यवस्था में जो लक्षण या तत्व होने चाहिए उन सभी की विद्यमानता स्विस राजनीतिक व्यवस्था में व्यवहारता पाई जाती है। और हम इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि स्विस में जो संघीय व्यवस्था है वो राज्य मंडल वाली व्यवस्था न होकर के एक आदर्श या अच्छी संघात्मक शासन व्यवस्था है। इसमें संघ सरकार और इकाइयों या कैंटनों की सरकारों को पर्याप्त मात्रा में अधिकार दिए गए हैं और सबके अधिकारों की रक्षा की गई है। आज इस क्लास में इतना ही। जय हिंद।